नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो संविधान, संसद और वक्फ में सुधार की बात हो रही है, इस पर बहस हो रही है। हमारे भी कुछ सवाल हैं, चाहते हैं कि पहले स्ट्रेट टॉक के सवालों को इस पटल पर रखा जाए, दर्शकों के सामने रखा जाए और फिर इनको समझने की कोशिश करें कि आखिर भारत की राजनीति में वक्फ विधेयक को लेकर इतना बवाल, इतना उबाल क्यों देखने को मिल रहा है और सरकार के सहयोगियों पर जो सस्पेंस कल तक बना हुआ था वो अब साफ हो चुका है कि एनडीए तमाम घटक दलों के साथ एकजुट बनी हुई है। तो ये आज के सवाल हम चाहते हैं कि दर्शक पहले देखें। वक्फ संशोधन विधेयक, ये बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया और कितनी राजनीति, कितना सुधार, तमाम नेताओं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने अपना अपना जो है वर्जन रखा है इस बिल को लेकर, समर्थन में या फिर विरोध में। विकास परक नीतियों का हवाला सत्ता पक्ष दे रहा है, कहा जा रहा है कि वंचित मुसलमानों को, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इनको जो है जुड़ने की यहाँ पर आसानी होगी, रास्ता बनेगा। लेकिन कुछ धड़ा ये भी कह रहा है कि ये धार्मिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप का एक बहुत बड़ा जो है एक कोशिश है, प्रयास है। और जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है, संविधान की कसौटी पर वक्फ संशोधन विधेयक के जो प्रावधान है वो कितना खरा उतरते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या वक्फ बिल एक देश एक कानून की झलक भी दर्शाता है, जो स्वयं बीजेपी की भी नीति है कि एक देश एक चुनाव और एक कानून। अगर हम देखें कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर जो बात है, ये क्या इस पर कसौटी पर, इस कसौटी पर भी जो है खरा उतरता है, समझेंगे। आज के मेहमानों का ये स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा, कांग्रेस से जुड़ रही है डॉक्टर टीना करमवीर जी और बीजेपी से जुड़ रहे हैं गुरप्रीत ढिल्लों जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत पे उत्कर्ष सर आपसे ही करना चाहूँगी। लोकसभा में बिल के पेश होते ही जो हंगामा और जिस तरीके के चर्चे की तस्वीरें सामने आई हैं, यही अपेक्षित था। और जदयू, टीडीपी, चिराग पासवान की पार्टी, सब पर जो सस्पेंस बना हुआ था वो बादल छट चुके हैं। निश्चित तौर पर एनडीए बिल्कुल एकजुट दिखाई दे रहा है और कयासबाजी जो हो रही थी, लेकिन हाँ, इस बीच में जेडीयू तो नहीं कुछ कर पाई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल के एक तरीके से समझिए कि उन्होंने कल जो 3 अपने संशोधन डाले थे जी, और जो सुझाव दिए थे और जिसके ऊपर वो एडामेंट थे, और आखिर मनवा ही लिया, और वो बड़े महत्वपूर्ण थे। और इसकी वजह से, उन 3 पॉइंट्स की वजह से इस बिल में वो बात शायद नहीं रह गई जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है जी, या जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि वो ये चाहती थी। तो सबसे पहली चीज कि वो जो कट ऑफ डेट थी उसकी इंक्वायरीज की और उसकी, वो चंद्रबाबू नायडू ने बदलवा दी। ठीक है। दूसरा, जो जिला कलेक्टर को पावर मिल रहा था वक्त की इंक्वायरी करने का, वो चंद्रबाबू नायडू ने कटवा दी और हायर ऑफिसर दैन अ कलेक्टर उस पर जुड़वा दिया। ठीक है। तो ये चंद्रबाबू नायडू ने जो समर्थन दिया है, उन्होंने अपनी शर्त। और देखिए, जहां तक वक्फ बिल के अमेंडमेंट की बात है, वो बहुत कोई ऐसा मामला नहीं था जो कभी ना हुआ हो पहले। वो पहले भी संशोधन हुए हैं, पहले भी बदलाव हुए हैं, लेकिन वो जो इस बार जो पूरा ये बवंडर खड़ा हुआ जी, वो इसलिए खड़ा हुआ कि ये बिल बीजेपी पेश कर रही थी और बीजेपी के ऊपर विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है, या बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से जो अल्पसंख्यकों के पर्सनल जो पैराफर्नेलिया कह लीजिए उसको, जहां पर उनकी अपनी एक से होती है, वहां किसी न किसी तरीके से अंदर आना चाहती है या उसको डाइल्यूट करना चाहती है जी। आज जब चली बहस
सदन में, तो उस बीच में भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से ये बिल पास होके आया है। और जेपीसी के एक मेंबर अरविंद सावंत ने जो टिप्पणी की वो बहुत फिर इस मसले को और उठा देती है। उनका ये कहना था कि मैं तो इस जेपीसी में मेंबर था, लेकिन उसमें क्लास बाय क्लास की चर्चा ही नहीं, और क्लास बाय क्लास अगर चर्चा नहीं हुई तो फिर आप जो चाहे वो कर लीजिए, हमको बहुत भरोसा नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से जो अरविंद सावंत जो जेपीसी के मेंबर थे, उन्होंने क्वेश्चन जो रेज कर दिया और ये डाउट क्रिएट कर दिया कि जेपीसी में क्लास बाय क्लास मीटिंग ही नहीं, और वो चूंकि वो संसद में बोल रहे थे इसलिए हमें मानना चाहिए कि वो ऑथेंटिक बात थी। ठीक है। और उसके बाद फिर वो अटैकिंग मोड में आया। तो जो कंट्रोवर्सी है बेसिकली उस मंशा को लेके, वक्त बिल में इसके पहले भी 3 बार संशोधन हो चुके हैं और टाइम टू टाइम हर लॉ में संशोधन होते ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि टीडीपी ने जो कोशिश की तो वो बीजेपी की उस कोशिश को बहुत हद तक जो है कमजोर बना चुकी है, यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक पहले जितना जो है कथित रूप से जो है आपत्तिजनक था, उसकी तीव्रता में कमी आई है। मैं डॉक्टर टीना करमवीर आपसे समझना चाहूंगी, फिर कांग्रेस का ये जो पूरा, गुरप्रीत जी मैं आऊंगी आपके पास। टीना जी, फिर जो विरोध है विपक्ष का, इसकी तीव्रता में कमी क्यों नहीं दिख रही है? जी शुक्रिया। देखिए ये साफ तौर पर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे डाइवर्ट करने के लिए, जो देश के असल मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए, रोजगार, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, देश पे कितना कर्ज बढ़ रहा है, उस पे बात नहीं होगी। बात किस पर होगी? बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन। अरे आप एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पाते, करवा लेना चाहिए था। बिहार का इलेक्शन अब क्यों होने जा रहा है? एक साथ ही करवा लेते ना फिर तो। जब आप एक स्टेट का, राज्य का इलेक्शन नहीं करवा पाते, फिर आप ये शिगुफा लेकर आते हैं। और जो ये आप लेकर आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो 11 साल से क्या भजिया तल रहे थे? 11 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? और बड़ी बात हो रही है कि भाई हम मुस्लिम हित के लिए कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप तक तो लगातार भाजपा यही कहते आए हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आज अचानक से मुस्लिमों के प्रति इतना मोह क्यों जाग गया है कि मुस्लिमों को आप ईद पर 32 लाख लोगों को ईदी भी देंगे, उनके लिए वक्फ भी लेकर आएंगे? अरे आप हिंदुओं के लिए भी करिए ना, सिलेंडर दे दीजिए। सिलेंडर का तो वादा किया था होली पर, क्यों नहीं आया अभी तक? 15 लाख का भी वादा था। बहुत कुछ ऐसे वादे थे जो हिंदुओं को तो नहीं मिले। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जब आपके पास, जब ये बिल लेकर आए हैं जेपीसी में, हमने क्या किया? विपक्ष होने के नाते डिसेंट नोट दिए, क्या क्यों डिलीट किए? आप विपक्ष को संतुष्ट कर पाए? नहीं कर पाए। यही संसद के अंदर लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं। देखिए सभी, ये बिल साफ तौर पर असंवैधानिक है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप जानबूझकर एक अल्पसंख्यक की जैसे समाज को जानबूझकर, जैसे कहते हैं ना कि आप उनको चोरी टाइट करनी है, उसी तरीके से कि आपको दिखाना है, आपको अपना पावर दिखाना है कि देखिए हम एक वर्ग को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा ही आज ही के दिन 2 अप्रैल है, आज 2 अप्रैल के दिन ही मुझे याद है अच्छे से कि देश के अंदर दलितों ने आंदोलन किया था, जो SC/ST एक्ट जो कमजोर किया था। मुझे आज भी कृषि कानून बिल लेकर आए, ये रातों रातों पास कर दिए। 700-750 किसानों ने शहादतें दी, उसके बाद जो है इनको मुंह खानी पड़ी और बिल वापस लेने पड़े। तो मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, तपस्या में कहाँ कमी रह गई है? ठीक है, जो आप इतना ये सब तामझाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। गुरप्रीत जी, अब सवाल उठता है कि जो पसमानदा मुसलमानों की बात बीजेपी कर रही है, क्या वाकई उन मुसलमानों के लिए बीजेपी की जो चिंता है वो इतनी बड़ी चिंता है कि 11 वर्षों के दौरान उन मुसलमानों के उद्धार के लिए क्या प्रयास किए गए? मैं आपसे ज़रूर समझूंगी। और वक्फ संशोधन विधेयक किस तरीके से विकास परक नीति में वंचित मुसलमानों को जोड़ पाएगा, थोड़ा प्रकाश डालिए आप। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, इससे पहले कि आपकी पूरी बात दर्शकों तक पहुंचाई जाए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं स्ट्रेट टॉक में और लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुरप्रीत जी के पास। गुरप्रीत जी, आपने आपत्ति भी जताई थी और शायद कुछ ऐड करना चाह रहे थे। उत्कर्ष जी ने जो बात रखी, टीना जी ने जो बात रखी, आप रखिए अपने सामने कि बीजेपी किस तरीके से सुधार करने की कोशिश कर रही है वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए, खास करके वंचित मुसलमानों के लिए। जी
जी नमस्कार नेहा जी, आपको और आप सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। देखिए मैं तो जी गुरप्रीत जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा सा आप ऊंचा बोल सकते हैं जी। जी मैं तो सिन्हा साहब की बात पे टिप्पणी करना चाह रहा था, लेकिन फिर आपने टीना जी को मौका दिया तो चलो दोनों के साथ एक साथ बात कर लेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ऐसे बहुत से काम किए हैं टीना जी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी थे जी। जो आपके द्वारा किया गया, इतने बड़े बड़े खड्डे थे, जैसे 370 का पूरे देश में एक कश्मीर को लेकर के ऐसी हालत बना दी थी, वहां के लोगों को संविधान के अकॉर्डिंग की संविधान वहां लागू ही नहीं था जी। भारत बाकी देश को जो लाभ मिलता है वहां नहीं मिलता था, तो वो हमने दिया, 370 को हटाया। इतना बड़ा इशू था राम मंदिर का, उसको सॉल्व किया बिना कोई कंकर पत्थर चले, बिना कोई किसी का सिर फटावल हुए, उसको भी हल किया। ये देश में जो लगातार कानून अंग्रेजों के टाइम के जो धाराएं चल रही थी जी, इंडियन पीनल कोड, और उसको चेंज करके भारतीय न्याय दंड संहिता में हमने उसको लेकर के आए, जिससे बहुत से जो कानून थे जो सरकार के हक में थे और पब्लिक के खिलाफ थे, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए होते थे, उसको पब्लिक सेंटर किया। ठीक है। इसलिए भजिया नहीं चल रहे थे, लगातार काम कर रहे थे। और इतनी लंबी फहरिस्त टीना डॉक्टर जी, मैं आपको गिना सकता हूँ कि जो किया। इसी तरह से एक ये सेक्शन आ गया वक्फ बोर्ड का। हमें भी पता है कि ये बोर्ड एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहा है, एक बहुत ही एक माफिया ने जैसे कंट्रोल किया होता है। कुछ लोग, चंद लोग जो अमीर तबके के या कोई प्रभावी शख्सियतें हैं जी, वो इसको कंट्रोल, अब इतनी लाखों की जमीन, मतलब लाखों एकड़ जमीन, 36 लाख एकड़ के आसपास की जमीन बताई जाती है, जिसको 200 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं जी। और उसकी इनकम क्या दिखा रहे हैं, 1,161 करोड़ रुपए सालाना इनकम। और जो इतना बड़ा गैप खप्पा डाला हुआ है, और कोई उसके लिए मुस्लिम के हित का काम भी नहीं हो रहा। अगर कोई आप कहे ना तो उसके लिए बहुत ही, हमने कोई स्कूल्स बनवा दिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए जिसमें मुस्लिम लोगों का ही हमारा इलाज होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं जी। सिर्फ ये खाने का एक तरीका था कांग्रेस का, जो वो पहले लीडरशिप बैठी थी और अब उनके साथ मिलके कुछ बड़े मुल्ला मौलानों का, कि उन्होंने इसको खाने का काम अपना बढ़ाया हुआ, दुकानदारी बढ़ाई जी। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर ध्यान देती है। इसलिए जो गरीब गुरबा तबका, जिस वंचित, जिसको दबाया गया, कुचला हुआ, महिलाएं, औरतें, सबको उनका हक मिले, इसके लिए ये प्रावधान इस बिल के अंदर लेके आए गए हैं जी। और ये बिल पास होने के बाद आप देखेंगे कि जो ये मोनोपोली थी कुछ लोगों की जी, उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है इस बिल से। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा छटपटाहट जाहिर की, वो उसी का नतीजा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी में जो हलचल मची हुई है कि बहुत सी ऐसी चीजें बाहर आ जाएंगी जो अभी तक नहीं आ पाई थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिल बिल्कुल मुस्लिमों के भी हक में है और देश के हित में है। सबसे बड़ी बात, आप देखिए, आपका प्रोग्राम देखा जाता है बाहर के देशों में भी, अमेरिका में, कनाडा में और बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को देखने वाले को ये बताएं कि क्या ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है, कोई वक्फ बोर्ड बना हुआ वहां पे, या कनाडा में ऐसा कोई वक्फ बोर्ड है कि जो जहां खास रख दे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, वो उसकी हो जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा किसी कंट्री में, या मुस्लिम कंट्रीज में भी लगाए, वो कनाडा अमेरिका को छोड़े, ठीक है, हर कंट्रीज में भी लगाए कि अगर किसी ने उंगली रख दी किसी प्रॉपर्टी पे और ये हमारी हो गई। और जो इन्होंने पास किया था 2013 में इलेक्शन से बिल्कुल पहले, आखिरी सेशन के अंदर, कांग्रेस ने 123 से ज्यादा प्रॉपर्टियां जो दिल्ली के अंदर की प्राइम लोकेशन की, वो अपने लालच के लिए, वोट बैंक के लिए वक्फ को के नाम कर दी। और अब जाकर के जब उन सब चीजों का खुलासा हो रहा है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ है। और मुस्लिम बरादरी जितनी है
वो भी आज बीजेपी का स्वागत कर रही है, बीजेपी का समर्थन करेगी। ये नहीं, पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम वहां से खिंचेगी, इसलिए इनको परेशानी है, इसलिए तलमलाहट है। गुरप्रीत जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब इसके खिलाफ जो कहा है कि ये हमारे लिए जंग की शुरुआत जैसा है, इस पर आपकी टिप्पणी? जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, अगर वो ही इस बिल के खिलाफ है तो फिर क्या करेगी सरकार? देखिए, कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है जी। ये जो पर्सनल लॉ वाले हैं, इनको जो प्रॉब्लम है वो वैसे ही खत्म होने वाली है। सब कुछ इस देश में स्ट्रीमलाइन हो रहा है और सब कुछ स्ट्रीमलाइन करेंगे। ये क्या मेरा अलग से तेरा अलग से, देश सबका है, देश सबका साझा है और एक जैसा प्रावधान सबके लिए होने वाला है। सब अपना अपना जो धर्म की प्रैक्टिस है वो अपने मतलब खुशी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर जबरन कोई काम कर रहा है और उसको हम अपना उसके ऊपर थोपने का कोशिश करें। ये चीजें सब खत्म होगी आने वाले समय में। जी बिल्कुल। एक जो चिंता जदयू ने जताई थी, पर्सनल लॉ फलाना टिमका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप यूसीसी कह रहे हैं कि यूसीसी से सबका जो है एक साथ सभी सवालों का जो है जवाब मिल जाएगा। ऐसे में उत्कर्ष सर, अगर यूसीसी लाने का ही जो है एकमात्र मकसद है तो फिर वक्फ संशोधन विधेयक की इतनी जल्दबाजी क्यों? इसका क्या इरादा, क्या जो है मकसद, उद्देश्य हो सकता है? जल्दबाजी का मैम, ये तो बहुत लेट हो चुका है, ये तो बहुत देर हो चुकी है। इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हथिया ली गई हैं जी। और बेचारे लोग ना कहीं वो जा सकते हैं, ना कहीं अपील कर सकते हैं और उनका बेचारों का बुरा हाल है। आप देखिए क्रिश्चियंस केरला के क्रिश्चियंस ने इसका स्वागत किया कि हमारे बहुत सारे चर्चों की जो प्रॉपर्टियां थी उसको भी वक्फ कह के इन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो लोग बिल्कुल बिल्कुल जो बीजेपी का धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कहें कुछ ईसाई संस्थाओं ने सपोर्ट किया है। मुझे नहीं समझ में आया कि दूसरे धर्मों के मामले में इस तरह से अन्य धर्म के जो संगठन है वो इस तरह से अपनी असहमति का जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये धार्मिक मसला है ही नहीं है। वक्फ इज नॉट धार्मिक, ये एक मैनेजमेंट, एक कमेटी की तरह होता है। बिल्कुल, इसको मैनेज करना है चीजों को। ये कोई धर्म का प्रचार के लिए नहीं काम करता वक्फ बोर्ड। इसलिए ये जो कहना ही बिल्कुल गलत है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है या ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मैनेजमेंट का जो पारदर्शी तरीका होना चाहिए। लेकिन अलग अलग धर्मों में वैमनस्यता का एक कारण तो बन रहा है। उत्कर्ष सर, आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी मैं जी। अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। हाँ, बहुत सीधी बात है। गुरप्रीत जी ने कुछ बातें बिल्कुल सही कही और कुछ मुझे लगता है कि शायद वो जानकारियां मुझे दे देनी चाहिए जो नहीं। एक तो ये कि वक्फ है क्या, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, टाइम नहीं है इसलिए, कि वक्फ इज ए ट्रस्ट। जैसे एक ट्रस्ट बनता है वैसे ही वक्फ बनता है। ठीक है। वक्फ वर्ड ही ट्रस्ट वर्ड का उर्दू है, फारसी है, कहिए उर्दू भी नहीं है, फारसी है जी। और इसमें जो जमीनें दी जाती हैं वो नॉन प्रॉफिट कामों के लिए दी जाती है। हाँ, ये सही बात है, एक हद तक ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को जो लोग मैनेज करते हैं वहां करप्शन बहुत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत सारे मनमाने काम होते हैं। लेकिन ये भी सही है, मुझे नहीं मालूम है कि डिलन साहब ने कैसे कहा, शायद यही बात आज संसद में बीजेपी के एक नेता भी कह रहे थे कि वक्फ की किसी जमीन पर ना अस्पताल है ना स्कूल है। मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की बहुत जमीन है और लखनऊ में मैं बैठा हुआ हूं, कम से कम मैं दर्जन भर तो यहीं गिना सकता हूं स्कूल, और वो स्कूल सिर्फ मुसलमानों के नहीं है जी। वो मैनेजमेंट स्कूल है, इंटर कॉलेजेस है, प्राइवेट वो है, और वो वक्फ की जमीन दी गई है, उनको लीज पे दी गई। और हॉस्पिटल भी बाराबंकी हमारे बगल में या बहुत सारी जगह पे है, वक्फ की जमीन पे चल रहा है। लेकिन जमीन है, इस पूरे मसले के भीतर जो है वो जमीन, और वही जमीन जो है कौन कंट्रोल करेगा। देखिए, जहां तक विवादों का सवाल है, विवादों के निपटारे के लिए पहले भी ट्रिब्यूनल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल रहा है और हाईकोर्ट उसके ऊपर हाईकोर्ट है, ये तो रहा ही है, हमेशा से रहा है। अब इसमें बदलाव क्या आया, इस बिल में जो आया है वो चेंज क्या आया है जी। इस बिल में ट्रिब्यूनल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन बस इतना हुआ है कि ट्रिब्यूनल जो 5 मेंबर्स का ट्रिब्यूनल था जिसमें 5 मुसलमान होते थे, उसमें 2 नॉन मुस्लिम जुड़े जी, और महिला भी होगी
जी। अब इसकी वजह क्या होगी ये तो जेपीसी के भीतर चर्चा हुई हो तो जाने, वो भी सामने नहीं। एक बात जी। दूसरी बात, धारा 370 भी मुसलमानों का मामला नहीं था, वो भी जम्मू कश्मीर एक स्टेट का मामला था जी। लेकिन मेजॉरिटी वहां पर थी तो 370 इशू बना, लेकिन 371A कभी इशू नहीं बना बीजेपी के एजेंडा में, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में वही क्लास कमोबेश लगाता है। एक शादी छोड़ दीजिए तो जमीनों को लेके, प्रॉपर्टी खरीदने को लेके वही क्लास लगाता है जो जम्मू कश्मीर में। आप इशारा करके सेलेक्टिव काम किया जा रहा है जी। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। ठीक है जी। तीसरी बात, 3 तलाक का मामला एक आया। यही 3 मसले थे जिनका आरोप विपक्ष लगाता है कि ये 3 मसले ऐसे थे जो वेलफेयर के लिए हैं एक्चुअली, लेकिन उसको ये वोट बैंक के लिए पार्टियां बना देती हैं मुस्लिम। तो 370 हुआ, 371 नहीं हुआ। एक ब्रेक की मजबूरी है उत्कर्ष सर, मैं आपको रोक रही हूँ, ब्रेक की मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो उत्कर्ष जी की बात दर्शकों तक पूरी पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को उत्कर्ष जी के पास लेकर चलना चाहेंगे। उत्कर्ष सर, मैं चाहती हूँ कि अपनी बात पूरी करें जी। मैं बस जल्दी खत्म करता हूँ। तो एक तो ये बात है कि आरोप इसलिए लगते हैं, और विपक्ष हो या दूसरी जगहों से आरोप इसी वजह से लगते हैं कि जो स्पेसिफिक ये तीनों कानून है, और अब इसके बाद जिसका जिक्र ढिल्लों साहब कर रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए इस देश में क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लिए यूनिफॉर्म कोड है जिसमें कहीं हो रहा है। जो पर्सनल लॉज हैं वो सिर्फ एक मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, बहुत सारे लॉज हैं, ट्राइबल्स के अपने लॉज हैं। इवन गोवा में पुर्तगाली एक्ट चलता है, और जब स्मृति ईरानी जी की कंट्रोवर्सी हुई तो सामने आया था। सिखों का अपना लॉ है, बहुत सारे लॉ है पर्सनल लॉ। वो किन चीजों पे है? वो है सिर्फ और सिर्फ उनके पर्सनल रिचुअल्स या शादी ब्याह वगैरह जी। तो वो तो अभी ये बात है ना कि सबको स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। तो सबको स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म को मानने का अधिकार है, तो फिर उन चीजों में दखल क्यों? शादी में दखल क्यों? उसके रीति रिवाज में दखल क्यों? परिवार के भीतर क्या व्यवस्था होगी उसमें दखल क्यों? ये भी एक बिंदु हो सकता है आलोचना का, और जो कि होगा जी। तो वक्फ के करप्शन को खत्म करने के लिए आपके पास लॉ जरूर है, और वो चैलेंजेबल है, ट्रिब्यूनल भी है, वक्फ कमेटी वो है, कोई अल्टीमेट पावर नहीं है वक्फ। अगर कोई फर्जी दावा कर दे कि साहब ये मेरी जमीन है जहां नेहा जी बैठी है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। वो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, पहले भी जाता था, अभी भी जाता है, ठीक है जी। तो जो प्रोपेगेंडा है कि साहब वो सारी जमीनें मान ली। हाँ, केरल वाला इंसिडेंट इसलिए, ये भी लैंड डिस्प्यूट जी, चाहे वो कैथोलिक्स वर्सेस मुस्लिम हो, या कई जगह हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता, कई जगह मुस्लिम वर्सेस अदर होते हैं। तो अगर कोई ऐसे इतना देश कमजोर नहीं है और इतना यहाँ का कानून कमजोर नहीं है कि मैं आके और आपके जमीन पे लट गाड़ दूं कि ये वक्त की जमीन, ऐसा थोड़ी हो। बिल्कुल, उसके रूल्स पहले से हैं, नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ये मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो नॉन मुस्लिम वाली एडिशन है, बड़ी हो रही है, बस इतनी बात जी। बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम एडिशन है या महिलाओं को होना अनिवार्य बनाया गया है। गुरप्रीत जी, बिल्कुल संक्षेप में मैं टीना जी से एक सवाल लेना चाहती हूँ जी। अब मुझे फिर पता कि गैप पड़ जाता है, फिर आप ब्रेक ले लेते हैं। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात, गुरप्रीत जी आप अपनी बात रखें संक्षेप में। मुझे 2-3 लाइनों में बोलना है। अगर सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर इतना शोर क्यों? अगर ये बड़ी बात नहीं है, अगर ये बड़ी बात है तो फिर इसको मानते क्यों नहीं? और दूसरा जो सिन्हा साहब ने शुरू में गिनाया था कि जो टीडीपी के नेता है उन्होंने सशर्तें रख दी, ये कर दिया, क्या उससे फर्क पड़ता है कि अगर डीसी के ऊपर का अधिकारी उसको हल कर लेगा? हमें कोई उससे कोई आपत्ति थोड़ी होनी चाहिए, अधिकारी हल करेगा ना मसला। अगर कलेक्टर नहीं करेगा तो उसके ऊपर कर लेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? हम क्यों उसका विरोध करेंगे? और हमने तो बीजेपी ने, सरकार ने
ओपन रखा था, सबसे सुझाव मांगे, जेसीपी बनाई, जेसीपी में सुझाव आए, बहुत सारी चीजें सुझावों के तहत वो रखी गई हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने खुद से डिक्टेट कर दिया और ये कहा कि नहीं जी ये नहीं ये होगा। जिसका कोई अच्छा सुझाव आया उसको लिया गया है और बड़ा ही सॉफ्टली लिया गया है। आप देखेंगे जब ये पूरा मसला निकल के बाहर आएगा तो इस पर चर्चा होगी। जी धन्यवाद। जी जी। इससे पहले कि मैं टीना जी से इसका उत्तर लूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और टीना जी से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 11 वर्षों में किसी किस्म का सुधार नहीं हुआ तो उससे पहले वक्फ बोर्ड में जो करप्शन था उसके खिलाफ सरकार या फिर उसके प्रति जो बोर्ड है या फिर जो संबंधित मौलाना या फिर बोर्ड के सदस्य रहे उनकी जिम्मेदारी को क्या अनदेखा किया जा सकता है अभी के भारत में। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सीधे डॉक्टर टीना जी के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को, कांग्रेस की प्रवक्ता के पास। टीना जी, सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि जब यूपीए सरकार थी, अगर सरकार जाग जाती तो जो मुसलमान है और एक बड़ा तबका जो गरीब है जिसके भलाई के लिए ये वक्फ संशोधन विधेयक बीजेपी सरकार लेकर आई है, तो शायद आज के वक्त में हम इस मुद्दे पर बहस ही ना कर रहे होते। पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है अदालत जाने की बात कर रहा है इस बिल को, इसके संवैधानिक जो है औचित्य को ही संविधान की कसौटी पर ही जो है इसको चुनौती देना चाहता है। तो दोनों मसलों पर अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के पास क्या जवाब? जी देखिए, बीजेपी की बदनीयती का तो पर्दाफाश हो चुका है। ये बार बार कह रहे हैं कि वक्त पे हम महिलाओं को डालेंगे। साहब, इनको बता दूं 2013 के अमेंडमेंट में ही पहले ही संशोधन कर दिया गया है, उसमें महिलाएं शामिल है। तो अब आप नया क्या लेकर आए हैं? आप नया क्या लेकर आए हैं? देखिए, यही बीजेपी करती है कि आंखें फोड़ के ये कहती है कि मैं चश्मा दान दे रही है। भाई ये सब नहीं करें। सच्ची को पता है जो वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, वो आपसे त्रस्त है, इसीलिए आपको बार बार इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। इसीलिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। किसानों के साथ जी आप उनको शामिल नहीं कर रहे। आपने जेपीसी में क्यों किसी मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं किया? देखिए, किसी मुस्लिम नेता को शामिल कर लेना चाहिए था, एक्टिविस्ट को शामिल कर लेना चाहिए था। जेपीसी में तो कोई विपक्ष को तो सुना ही नहीं। आप तो धड़ाधड़ जो है बिल पास कर बीजेपी महिला बीजेपी सांसद जरूर थी बीजेपी की जेपीसी में। मैं हमारे डिबेट में थी, आप यही सवाल किया था। ठीक है, टीना जी की बात पूरी सुन लेते हैं। जी ये इन्होंने कहा, इनका क्या मानना ये है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग जो मुस्लिम होगा वही दान दे पाएगा। तो ये कैसे पता करेंगे कि कौन नमाजी है? ये सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे सबके घरों में जा जाके झांक के देखेंगे। हालांकि इनके नेताओं को बड़ा शौक है कि बाथरूम में रेनकोट से नहाता है या कैसे नहाता है, इनको बड़ा शौक है। देश के प्रधानमंत्री को मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, उनको बड़ा शौक है। मनमोहन सिंह जी के लिए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए यही तो कहा था उन्होंने, रेनकोट से नहाते हुए थे। तो नमाजियों को भी देखना चाहते हैं कि वो सच में नमाज कर रही है ऐसे ही। तो देखिए, ये जो इस तरीके की जो बहस है उस पे हम लोगों को चर्चा करने के बजाय एक क्लॉज पर डिस्कशन होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि विपक्ष को तो सुनना ही नहीं चाहते, ना किसी मुस्लिम वर्ग को सुनना चाहते हैं। ये लगातार जो है ये प्रहार कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज पर कर रहे हैं, दलित समाज पर कर रहे हैं, आदिवासी समाज पर कर रहे हैं। और लगातार इनका प्रयास यही है, ये षड्यंत्र है, साफ तौर पर दिख रहा है। और इनका षड्यंत्र आज जनता के सामने है, सभी मुस्लिम समाज के सामने है। आप ये बहुत कहते हैं कि देखिए हमें तो वोट मिल जाता है, तो वोट मिल जाता है तो इसका क्या मतलब है? आप सबको खरीद थोड़ी लेंगे, गुलाम थोड़ी है। लोकतंत्र है ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि एक अधिनायकवाद जो एक व्यक्ति चाहेगा वही होगा। गुरप्रीत जी कुछ उत्तर देना चाहते हैं। टीना जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई तो गुरप्रीत जी के पास जाना चाहूँ। ठीक है गुरप्रीत जी। डॉक्टर टीना इतने कुछ बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो आपको पब्लिक मुंह तो नहीं लगाती कांग्रेस को? पिछले 3 बार में ये सब बात तो करिए मत, ठीक है? अभी ये सब तो बोलिए मत, मुंह नहीं लगाती। और ये इतना अहंकार मत दिखाइए। बात कमेटी है, क्या आप उसमें शामिल करेंगे किसी मुस्लिम वर्ग को, किसी क्रिश्चियन को शामिल करेंगे, किसी हिंदू ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को शामिल करेंगे क्या? ठीक है, गुरप्रीत जी से उत्तर ले लेते हैं। गुरप्रीत जी। डॉक्टर टीना जी, ऐसे नहीं, ऐसे मत कीजिए। देखिए, आपको बहुत तो आप गुस्से में हैं, हम समझ सकते हैं आपकी बात, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। आपने तो हर बीच में दलित का नाम भी ले दिया, मुस्लिम का भी ले दिया, अल्पसंख्यक का ले दिया। आपको अल्पसंख्यक सिर्फ एक
तो ये मुस्लिम समाज ही दिखता है जो कि सबसे बड़ी मेजोरिटी है एक तरह से अल्पसंख्यकों में। आपने कभी सिखों की बात नहीं की जिनके गले में टायर डाल के आपने साड़े थे, कत्लेआम किया था जिनका दिल्ली के अंदर गले के अंदर टायर डाल के। गुरप्रीत जी, मैं ऐड कर देना चाहती हूँ, एसजीपीसी के नेता ने भी इस बिल का विरोध किया है, तो इसलिए मैं इसके ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। इन्होंने कभी उनकी बात ही नहीं की, और जब भी मुसलमान की बात आती तो ये ऐसे शुरू होते हैं। देखिए, हमारे लिए सारे देश के नागरिक सभी एक समान है, और हम चाहते हैं कि जो आज पसमानदा मुसलमान का क्या कसूर है भाई? एक तो आप उसको पढ़ने नहीं देते, मदरसे में डाल के उसको आप उसकी जो असली पढ़ाई होनी चाहिए वो होने नहीं देते। आपके बच्चे जो बड़े बड़े अमीर हैं, जिनके जो बड़े लीडर हैं मुस्लिम समाज के, उनके ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, जाके कहीं और पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जाएगा जी मदरसे में। अगर आपने उन मदरसों को भी ढंग से कुछ साइंस की एजुकेशन वहां दी होती या किसी और जो आज की दुनियावी एजुकेशन, गुरप्रीत जी ये सर है उनका। गुरप्रीत जी, ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार इन तमाम जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनमें हस्तक्षेप करने की नीयत रखती है? सुधार किस तरीके से करना चाहिए? धार्मिक नहीं है, पहली बात, ये धार्मिक मसला है ही नहीं जी, ये तो जमीनों की मैनेजमेंट का मसला है। जो बाकी नहीं, टीना जी ने कहा कि कौन 5 साल तक नमाजी होगा, मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं। एक लाइन में, अच्छा हाँ, जो इन्होंने कहा धर्म वाला जी, ये बहुत जगह पे केसेस आए हैं कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा के उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वक़्फ़ को करवा दी दान। बहुत सारे केसेस पड़े हैं ऐसे। कौन साबित करेगा इस चीज को कि मेरे से ये जबरन कराया गया है? क्या है इसमें? ये क्लॉज इसलिए है कि वो अपनी मर्जी से अगर 5 साल तक कंटिन्यूसली है कि हाँ मैंने कर्म कर लिया जी, मेरी मर्जी थी, उसके बाद वक़्फ़ करने तो इस क्लॉज के केंद्र में क्या धर्मांतरण है? ठीक है, बिल्कुल धर्मांतरण है। यहाँ हो रहा है ये चीजें, यहाँ बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। भाई साहब कह रहे थे मैं यूपी से आता हूँ, यूपी के अंदर भी हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, कर्नाटका के अंदर हुए हैं। बनाया गया, उसके बाद उसका जमीन जायदाद सारी अपने नाम करवा ली। ठीक है, ठीक है, मैं उत्कर्ष जी के पास। गुरप्रीत जी, बिल्कुल आप मैं कुछ नहीं कहना, मुझे एक बस मजेदार अभी जो बात गुरप्रीत जी कह रहे थे, बस उसी के लिए मैं एक रेफरेंस है उत्तर प्रदेश का ही जी। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे वसीम रिजवी साहब, और वसीम रिजवी का कार्यकाल जब पूरा हुआ और उस वक्त यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई, और वसीम रिजवी कुछ दिन रहने के बाद अचानक से हरिद्वार जाके वो हिंदू हो गए और वसीम रिजवी त्यागी नाम रख दिया उन्होंने। और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में वो वक्फ बोर्ड के मेंबर, वो अध्यक्ष कुछ दिन बने रहे, और वहां पर वो कहते थे कि मैं हिंदू हूं, मैंने धर्म परिवर्तन घर वापसी कर ली, और यहाँ पर वो मुस्लिम थे। तो ये जो खेल चलता रहा है सियासत में, मैं खाली इसका जिक्र कर रहा हूँ, और ये उत्तर प्रदेश का आधिकारिक मामला है जी। आप जितने भी मोहम्मद कोई भी जितने भी लगा के आज यूपी के अंदर है, जिसको भी पूछे, कोई सिन्हा निकलेगा, कोई पांडे निकलेगा, व्यक्तिगत, फिर ये जो व्यक्तिगत अधिकार है, शायद संविधान के जो अधिकार है, हर धर्म जी, धर्म एक व्यक्तिगत अधिकार है। कोई तुर्की नहीं है यहाँ पे, कोई अफगान दूसरा नहीं है, सारे यहीं के पांडे जी, मिश्रा जी, ठीक है, जैन जी, ये सब लोग हैं जिन्होंने। ठीक है, टीना जी कुछ ऐड करना चाहती है। टीना जी, कर लिया, आज किसी की मर्जी हुई वो अपना नाम लेना। ठीक है, ये तो व्यक्तिगत, हर भारतीय नागरिक को संविधान अधिकार देता है कि वो किस धर्म का पालन करे। टीना जी बात रखिए जी। देखिए, अगर धर्मांतरण की और इन सब की बात होगी तो देश के प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठेंगे। वो किस जाति में पैदा हुए और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए अपनी जाति को ओबीसी में डाल लिया, और फिर वो बोल के बहुत हल्ला काट के कह रहे कि मैं इसी जाति का हूँ। देखिए, ओबीसी ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। शायद हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा आज जातिगत आरक्षण नहीं है, आज वक्फ संशोधन विधेयक है जी। बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पैसा है ना, ये जमीन जो है, ये अपनी पूंजीपति मित्रों को देना चाहते हैं। साफ तौर पर किसे बचा रहे हैं? सबको पता है, हुआ है कोर्ट में केस, ठीक है, सबको पता है।
तो इस पे कोई इफेक्ट बट नहीं है। सब लोगों को सच्चाई पता है, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सारा बिल लाया जा रहा है, उन्हीं की सुविधा के लिए। कृषि कानून भी किसके लिए लाए गए थे सबको पता है जी। ये सिर्फ मोहरा बनाते हैं जनता को, ये सिर्फ देखते हैं कि किसका कान पकड़ा जाए। जनता पार्टी ठीक है संविधान में विश्वास नहीं करती है, तो संविधान को तो कहाँ मानेगी, कौन से आर्टिकल को मानेगी? संविधान तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। तो शुरू से इनका तो आरएसएस, इनके यहाँ तो आरएसएस में तो संविधान को पसंद ही नहीं करते, तो बाबा साहब को भी पसंद नहीं करते थे। यह संविधान को कैसे मान लेंगे? एक सवाल उत्कर्ष सर मैं आपसे, ठीक है गुरप्रीत जी आप बात रखें। संविधान को नहीं मानते, ये कांग्रेस पसंद करती है संविधान को, जिन्होंने 75 के अंदर इमरजेंसी लगा के सबको अंदर कर दिया था। आप वो संविधान को मान के किया था। ठीक है इस विधेयक के जरिए उत्कर्ष सर एनडीए तो एकजुट दिख रहा है, और बिहार में आने वाले चुनाव के लिए भी एनडीए जो है उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया इस बिल के जरिए। विपक्ष की एकजुटता पर फिर से सवाल खड़े हो गए। उद्धव की जो शिवसेना है कहीं ना कहीं जो धर्म संकट में ये दिखती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता पर फिर से इस ताजा कानून के जरिए सवाल। जी नहीं, देखिए उद्धव के ही सांसद है अरविंद सावंत, जिनका जिक्र मैं कर रहा था, जिन्होंने इस बिल पे चर्चा करते हुए अपना नोट ऑफ डिसरेट लगाया जेपीसी के मेंबर थे। लेकिन ये सही बात है कि एनडीए और खासतौर से बिहार का जब संदर्भ है तो जेडीयू, चिराग पासवान और बीजेपी तीनों इस पे एक साथ आए और उन्होंने अपने कोई मतभेद सामने नहीं लाने दिया। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस भी एक साथ रहे। तो बिहार के चुनाव के अगर कंटेस्ट में हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों धड़े अपनी अपनी जगह पे कायम दिखाई दिए इस बिल के बाद। जी अब मैं जदयू के जो सांसद हैं संजय झा, उन्होंने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, जो है पहले जो हो चुका है उस पर ये लागू नहीं होना चाहिए। इसको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिली है, तो क्या इसे बड़ा झटका माना जाए जदयू के लिए, या फिर उसका एनडीए में जो ओहदा है उसका जो कद है इसको और सिमटता हुआ देख रहे हैं? निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड लगातार कमजोर हो रहा है और अब बिहार के भीतर एक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पब्लिक के भीतर एक परसेप्शन बन चुका है कि नीतीश कुमार को कमजोर लगातार नीतीश हो रहे हैं और बीजेपी वहां पर एनडीए में चुनाव आते आते वो जो अभी कह रही है कि हम छोटे भाई की भूमिका में है, वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी। और संजय झा और ललन सिंह को लेकर के बहुत क्लियर परसेप्शन बिहार के भीतर बना हुआ है कि ये लोग बेसिकली अब पूरा मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, टीना जी आपका भी, गुरप्रीत जी आपका भी और उत्कर्ष जी आपका भी, कि आपने समय दिया स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, इसलिए आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आपका क्या विचार है, आपकी क्या समझ है इस कानून को लेकर जिस पर भारत में जमकर सियासत हो रही है। कुछ इसे सुधार का नाम दे रहे हैं, कुछ इसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो है अत्याचार करार दे रहे हैं, और खुद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है, क्योंकि ये सीधे सीधे संविधान के कसौटी पर जो है खरा नहीं उतरता है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप सरकार का ये दावा किया जा रहा है। हालांकि ये सब भविष्य में पता चलेगा कि क्या वाकई में पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अदालत जाता है या नहीं। कांग्रेस इस पर आगे विरोध कैसे जो है दर्ज कराती है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बीच मुस्लिम वोट बैंक जो है आखिर किस करवट अपना रुख दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक भेज सकते हैं। नमस्कार।